हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के का इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स का की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ये क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जहां पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4। तो ये एक अरेंजमेंट है जहां पर रो हैं, इनको रो कहते हैं, और इस तरफ जो ये चीजें हैं इनको कॉलम कहते हैं। तो इन दोनों के अरेंजमेंट को कहते हैं मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स, तो हम दो ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, दिस और दिस वाले ब्रैकेट से। ठीक है। अगर मैं बात करूं ए को, हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ए आई जे एम इंटू एन। ये आई क्या है? ये आई बताता है कि हमें, जैसे इस वाले में ये 1 है, तो हमें बताएगा कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है। और ये एम क्या बताता है? ये एम बता रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। एन बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम कितनी है। अब ये एम और एन दोनों मल्टीप्लाई में कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर। अगर यहीं से पता करना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? एम इंटू एन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट है, मतलब जैसे 2 इंटू टू इक्वल टू में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 4। ठीक है। तो ये ए आई जी समझ आ गया। आई का मतलब डिनोट कर रहा है कि एलिमेंट ऑफ रो, ये फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट है। ठीक है। और जे डिनोट कर रहा है एलिमेंट ऑफ कॉलम। ठीक है। या ये बता रहा है कि आई और जे मतलब कि ये पहली रो का फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। ठीक है। तो इस तरीके से चीजें बताई जा रही हैं। ये जो एलिमेंट है ये कौन सी रो का है और ये एलिमेंट कौन सी कॉलम का है। तो ए आई जे इस तरीके से। अगर कोई पूछे कि भाई ए टू वन क्या होगा, तो ये बता रहा है कि दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो बताओ। तो इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या बता रहा है? रो मैट्रिक्स कह रहा है कि भाई कि ऐसे मैट्रिक्स जहां पर सिंगल रो, जैसे कि बात करें 1 2 3, तो यहाँ पर देखूंगा तो कितनी रो है? एक रो है और कॉलम 3 है। तो यहाँ एक रो है ना, तो ये एक रो का मतलब हो गया, यहाँ पर ये बता रहा है कि रो मैट्रिक्स ये किसका टाइप है? रो मैट्रिक्स का। क्योंकि यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ रोज क्या है? सिर्फ 1 है। अगर नंबर ऑफ रो 1 है तो इसका मतलब वो रो मैट्रिक्स है। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स, जहाँ पर 1 कॉलम है, 2 3 4, रो कितनी भी हो उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए? कॉलम कितनी होनी चाहिए। अब जब काम की बात आती है, तो ये काम की बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का कहता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनके रो और कॉलम बराबर हो, जैसे 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डर की बात करूँ तो 2 इंटू टू है, तो इसका मतलब 2 रो है और 2 ही कॉलम है। इसका मतलब होता है कि m इक्वल टू n हो जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन को कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है चीजें। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आता है टाइप, वो आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? देखो, डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि भाई डायगोनल में जो होना चाहिए ना, 1 2 3, वो क्या होना चाहिए? कोई नंबर होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर हो, मगर बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। बाकी जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे? जीरो होंगे। तो इसी तरीके से ये बताता है कि इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखिए, जो बाकी एलिमेंट्स है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मगर जो डायगोनल मैट्रिक्स है 1 2 3 होंगे, और बाकी जो एलिमेंट्स है ये जीरो होनी चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें कोई भी नंबर लिख सकते हो, 1 2 3, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर भी लिख सकते हो, मगर जो बाकी एलिमेंट्स है वो जीरो होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। इसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स, ये बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स जैसा है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि जो डायगोनल्स है इसमें डिफरेंट हो सकते थे, अगर इसमें डिफरेंट नहीं होंगे, इसमें सेम होंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। इजी वे में समझाया जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बनाना है, इसमें बहुत सारी चीजें बनानी है। ठीक है। तो इसलिए इतनी चीज समझ आएंगी। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बताता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट्स है वो 1 होने चाहिए। मतलब कि जो एलिमेंट्स है वो 1 होने चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि जैसे ये 1 1 1 0 0 0 0 0 0, तो ये वाली चीज जो है, ये डायगोनल्स में क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। बस इतनी बात, बाकी रेस्ट तो जीरो है। तो ये तीनों एक जैसे हो गए।
ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हो गए कि जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहा, बस एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स में सेम होने चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स है वो 1 1 1 होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स और इसका एक और नाम है नल मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है नल और हम ढूंढते रहते हैं कि भाई जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स तो हमने पढ़ा ही नहीं। नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स हमें बताता है कि भाई ऐसे मैट्रिक्स जिनके एलिमेंट्स जीरो होते हैं उसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ ली हैं, ये हमें बेसिक चीजें हैं जो टाइप्स है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना उन चीजों को। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, ये ध्यान रखें। देखो, पहली चीज है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है कि भाई इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे? इक्वल या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कब हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे? तो पहली कंडीशन है कि भाई उनका ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर। सेकंड जो चीज है वो क्या है? वो कहता है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। दो कंडीशन है। और एक चीज और ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स आर इक्वल, सो देयर corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल, कि उनके आमने सामने वाले एलिमेंट्स भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना कि जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। तो ये एक्स जो है, पहली बात तो ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, एलिमेंट सेम है, कि जिसमें एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी, वाई की वैल्यू 2 के बराबर होगी, जेड की वैल्यू 3 के बराबर होगी, और डब्ल्यू की वैल्यू 4 के बराबर होगी। तो इन्हें कहेंगे हम इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है, भाई ये बताओ कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम पता करें? क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हम नंबर ऑफ मैट्रिक्स का कोई फॉर्मूला ध्यान नहीं रखते, भाई कितनी मैट्रिक्स बन सकते हैं। जैसे कोई एलिमेंट दे दिया 0 और 1, यही है सेम एलिमेंट्स, और इनका ऑर्डर है 3 × 3, तो बताओ कितने मैट्रिक्स बना सकते हो जब एलिमेंट 0 और 1 हो? तो यहाँ फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऊपर पावर में जो आ जाएगा m×n, और m×n समझ जाना कि भाई क्या है? ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर जैसे बनेगा 2 की पावर 3 × 3, तो 2 की पावर 9 हमारा आंसर बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ लेना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ बात करते हैं सम और डिफरेंस की। सम और डिफरेंस क्या कहता है? भाई सम और डिफरेंस का मतलब होता है कि कैसे हम प्लस करें, कैसे माइनस करें दो मैट्रिक्स को। ये तभी मैट्रिक्स को माइनस करते थे इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम, जब ऑर्डर जो होगा मैट्रिक्स का वो सेम होगा। जैसे यहाँ पर ये नंबर, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 2 × 2, यहाँ पर 4 × 3 1 × 2 2 × 2। तो देखो इनका ऑर्डर सेम है ना, तो ये प्लस हो सकते हैं, ये माइनस भी हो सकते हैं, ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होता तो ये प्लस भी नहीं होता और ये माइनस भी नहीं होता। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब जो मेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें क्या है? देखो, मल्टीप्लीकेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब, तो सपोज करो कोई मैट्रिक्स है 1 2, ये ले लेते हैं, और यहाँ पर बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैट्रिक्स ले लेते हैं। पहली बात, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये, मैं मान लेता हूँ ए का ऑर्डर है m×n और बी का ऑर्डर है p×q, कि n जो है पहले वाले का जो कॉलम है दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए, मतलब n = में p होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है, इसमें है, अगर ये सिचुएशन है तभी ये मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होंगे।
ये ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन करनी है तो ये चीज जरूरी है। इतनी बात समझ आई। सेकंड चीज, जो इनका आंसर आएगा, अगर ए बी एग्जिस्ट करते हैं, इज एग्जिस्ट, देन ए बी का ऑर्डर जो होगा वो m इंटू क्यू होगा, बाकी बचा नंबर होगा, मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज, m इंटू क्यू। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 में जो है आंसर बनेगा। ये सिचुएशन हमेशा ध्यान रखना। अब मल्टीप्लीकेशन करनी कैसे, इसमें एक और चीज बता देता हूँ। ये एक और चीज है, अगर ए बी का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो ये क्या बी ए के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि हम ए बी का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और बी ए का मल्टीप्लीकेशन सोच रहे हैं कि वो सेम होगा, तो वो सेम नहीं होगा। अगर मैं ए बी से आंसर जो निकाल रहा हूँ और बी ए से वो आंसर, वो सेम नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लीकेशन बता देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 5 माइनस 1 6 7, बी है 2 1 3 4। पहली बात तो इनका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2, तो इनके पहले वाले के रो कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है? मल्टीप्लीकेशन ऐसे करनी है कि ये वाली रो पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई, ये वाली रो पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। मतलब कि 5 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 3, उसके बाद 5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4। देखो माइनस, ये माइनस 1 का है, बीच में तो प्लस ही आएगा, ये ध्यान रखना। 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। ठीक है, इनको सॉल्व करना है तो 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 12 प्लस 21, तो यहाँ पर 33 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 34, 28 प्लस 6। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान समझ आ गई। अब एक और चीज समझ लेते हैं यहाँ से, कि अगर ए और आई अभी हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर ए आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज सीखते हैं कि अगर ए को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आना है, जैसे वो मल्टीप्लीकेशन में वो सेम चीज है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम सीखते हैं ट्रांसपोज। बहुत प्यार से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से चीजें सीख रहे हैं, तो ध्यान से ये चीजें समझो, ये बेसिक है। अभी क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। क्या है ट्रांसपोज का मतलब? क्या है ट्रांसपोज का मतलब? है कि यह ए गिवन है 1 3 4 5, ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, 1 3 बन जाएंगे, और जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती है, इसका मतलब ट्रांसपोज। अब मैं अगर मैं ए का ट्रांसपोज 2 बार कर दूं तो ए ही आंसर आएगा, पहली प्रॉपर्टी ये। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर किसी भी चीज को मैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करता हूँ और अलग से कांस्टेंट और ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों सेम होंगे। थर्ड चीज जो हम सीखेंगे, वो सीखेंगे अगर ए प्लस बी या ए माइनस बी का ट्रांसपोज करता हूँ और ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज जोड़ता हूँ, या फिर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये भी सेम होंगे। इतनी चीजें समझ आई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है कि फोर्थ प्रॉपर्टी, कि ए बी का ट्रांसपोज करने के बाद बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज सेम है। ये प्रॉपर्टी है। अगर मैं कहीं से ए का ट्रांसपोज करता हूँ, बी का ट्रांसपोज कर बी, ए और बी मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर देता हूँ और वहीं पे बी का ट्रांसपोज करके और ए का ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वहां पर जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए इक्वल टू में -2 4 5, बी इक्वल टू में 1 3 -6। पहले तो हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे, मल्टीप्लीकेशन क्या एग्जिस्ट है, 3 इंटू 1, और यहाँ पर कितना है 1 इंटू, एग्जिस्ट है बिल्कुल। आंसर क्या बनेगा 3 इंटू 3 का रूट में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2 को 1 से, तो यहाँ पर आएगा -2 -6 12। ठीक है,
नेक्स्ट बनेगा -6, 12, 15 और यहाँ पर बनेगा, सॉरी 15 तो वैल्यू यहाँ पर बनेगा 12 और यहाँ पर बनेगा -24। इसके बाद 5, 15, -30। ये ए बी का मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, -2, -6, 12, -6, 12, -24, 5, 15 और -10। इस तरीके से बन जाएगा। अब चेक करते हैं क्या ये सही है। पहले ए का ट्रांसपोज करते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, -2, 4 और 5। 4, 5। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज करते हैं, तो बनेगा 1, 3, -6। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, तो पहले उसको रखना, ये ध्यान रखना। यहाँ मैंने कर दिया है कि पहले ए का बी का, पर बी को आगे रखना है और ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, -2, इसको -2, 4, 5, -6, 12, 15, 12, 24 और यहाँ पर बनेगा -10। ये हमारा आंसर है। ठीक है, कैसे बना कि बी को 1, 3, -6 और ए को -2, 4 और 5, तो 1 इंटू -2, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई। ठीक है, अब दो चीजें और हमें सीखनी है। क्या सीखना है, देखिए, ए मैट्रिक्स सेट टू बी अ सिमेट्रिक, कि एक मैट्रिक्स को कब हम सिमेट्रिक्स कहते हैं। देखो सिमेट्रिक तब कहते हैं जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए। जैसे कि ए 2 -3 -3 0। अब इसका ट्रांसपोज करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 -3 -3 0। तो यहाँ देखो ये वाली जो चीज है, ये वाले जो एलिमेंट्स है, ये सेम होंगे तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। और इतना बात ध्यान रखना, ये तब बनेगा जब ए का ट्रांसपोज और ए के बराबर होगा, तो ये सिमेट्रिक कहलाता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते 3 3 वाले में, 1 2 -1 2 3 4 -1 4 6। अब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो कितना बनेगा, 1 2 -1 2 3 4 -1 4 6। ठीक है, तो सेम आई, तो इसमें क्या ऐसी चीज थी, देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पर ये दोनों सेम है और यहाँ पर ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब डायगोनल अलग हो सकते हैं, बाकी चीजें जो होंगी वो सेम हो जाएंगी। किसी तरीके से लिख सकते हैं कि A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है और A23 A32 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम सीखते हैं इसमें, वो सीखते हैं कि एक मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक कब हो सकती है। ये मैट्रिक्स is said to be a skew symmetric। तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, कि जब ए का ट्रांसपोज करने के बाद और उसमें से माइनस भी कॉमन आ जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 0 -2 2 0। अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो आ गया 0 2 -2 0। अब देखा इसमें से माइनस कॉमन निकल रहा है, तो जैसे ही माइनस कॉमन निकाला तो ये जो वैल्यू है ये सेम आ गई, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, ऐसी सेम किस में होगा, 3 3 में होगा। तो ध्यान देना कि इसमें जो ये डायगोनल्स हैं ये क्या है। ठीक है, और बाकी ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, आपस में दूसरे के डिफरेंस में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 का 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0। इसका ट्रांसपोज किया तो आ गया 0 1 -1 -2 -1 0 -3 2 3 0। ठीक है,
तो अब मैं इसका माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से। तो 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 देखो बिल्कुल सेम आंसर बन गया। तो इस तरीके से चीजें समझनी है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें इतना सब कुछ है, इस चैप्टर में इतनी चीजें हैं जो हमें बेसिक चीजें समझनी है। तो ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड सीखना है, कैसे हम मिसिंग मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं, कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ सीखना है। तो ये बेसिक चीजें थी, तो बेसिक चीजें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। बेसिक चीजें समझ आई हैं तो इस इंट्रोडक्शन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।